हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो होंगे ये सिर्फ डीएसएसबी में नहीं, जो अदर एग्जाम्स होते हैं ऑनलाइन जहाँ पे टीसीएस जो है क्वेश्चंस पूछता है स्टैटिक जीके के, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्योंकि डीएसएसबी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे एसएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से लिए जाते हैं। ठीक है, अगर आप आज तक भी देखेंगे तो जितने भी डीएसएसबी में क्वेश्चन आए हैं वो एसएससी से ही जो है पूछे गए हैं। तो हमने डीएसएसबी के जो है बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस किए भी हैं, एसएससी के लेवल के भी किए हैं। तो आज हम कुछ और नए क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे जो कि हमारी आने वाले एग्जाम यानी कि जो एग्जाम जिन एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है जून में जिसका एग्ज़ाम है, या फिर आगे जुलाई अगस्त सितंबर में होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर तक जो है लगभग डीएसएसबी के एग्ज़ाम चलते हैं। तो जिसके भी जो है फॉर्म फिल पहले हो चुके हैं वो सभी एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाए जाएंगे। जिसकी जून में तारीख आई है उनके भी, और आगे फिर जुलाई अगस्त में टीचिंग और नॉन टीचिंग जो भी होने एग्ज़ाम वो सभी, उन सभी के लिए जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है, और क्या हो सकता है उससे रिलेटेड चीज़ें जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिटेल में हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो अब क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। ठीक है, और जितने क्वेश्चंस हम हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ में उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें पूछी गई हैं या उससे रिलेटेड कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया है वो भी मैं साथ साथ आपको यहाँ पे बताती चलूँगी। इस बार मैंने क्वेश्चंस को कट कर दिया, मतलब सॉरी आंसर्स को जो है इसमें कट कर दिया है कि किसका आंसर क्या है। ये आप खुद से देख सकते हैं, जिनके भी पेपर हैं अभी जून में वो अभी देख सकते हैं कि आपको कितना जो है यहाँ पे आता है स्टैटिक जीके में। ठीक है, तो इस तरीके से इनको रखा है। और बाकी जिसको डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में मैंने ये सारी चीज़ें करवा रखी है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। हिंदी की जो भी क्लास है वो आ चुकी हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और स्टैटिक जीके मैराथन, सभी की मैराथन जो है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। अभी से हम जो है सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन इसमें हम देखने वाले हैं। 100+ क्वेश्चन रहेंगे, 100+ क्वेश्चन हैं, और डिटेल जो रहेगी वो फिर अलग है ही। तो लगभग आपकी 200 क्वेश्चन जो है यहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगे सिर्फ एक वीडियो से, और सारे ही क्वेश्चंस वो होंगे जो कि प्रीवियस ईयर है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चलिए अभी देखते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है करगम लोक नृत्य। लोक नृत्य से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखो हर शिफ्ट में आपको लोक नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि करगम जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है, तो करगम जो है ये लोक नृत्य हो जाएगा कहाँ का, तमिलनाडु का। तो राइट आंसर तमिलनाडु का हो जाएगा। अब मैं आपको वो नृत्य भी बता देती हूँ जो कि इन राज्यों से भी पूछे जाते हैं। जहाँ पे यहाँ पे 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं, यहाँ से जो नृत्य एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखते हैं। देखिए हरियाणा से जो नृत्य पूछा जाता है, एक पूछा जाता है यहाँ से धमाल नृत्य, कि धमाल नृत्य जो है कहाँ का है, तो हरियाणा का है। झूमर पूछा जाए तो झूमर भी कहाँ का है, हरियाणा का है। खोड़िया नृत्य पूछा जाए ये भी यहीं का है। ठीक है, और फाग नृत्य ये भी यहीं का है, डफ भी यहीं का है। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं। राजस्थान में से जो आता है वो आता है घूमर। देखो याद रखना है, झूमर हरियाणा का है और घूमर राजस्थान का है। और राजस्थान से एक और मोस्ट इंपोर्टेंट जो आता है वो आता है कालबेलिया नृत्य। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कालबेलिया। ठीक है, भवई हो गया, चरी हो गया, 13 ताली हो गया। ये ऐसे नृत्य हैं जो बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 13 ताली ये भी राजस्थान का हो जाएगा। असम से अगर मैं देखूं तो बिहू नृत्य जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। बिहू, क्षत्रिया जो है यहाँ का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, बारू गुम्बा ये भी असम का, और झूमर ये भी जो है असम का है। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखना है। तमिलनाडु में हमने पढ़ लिया कड़गम हो गया, और तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाता है तो भरतनाट्यम। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो वो भी कौन सा है, भरतनाट्यम है। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे क्या कहते हैं। असंज्ञेय अपराध, क्रॉस ऑफेंस यानी कि क्रॉस अपराध, या डिटेंशन ऑफेंस, या कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या पूछा है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन क्या है, ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, यानी कि पुलिस को न्यायालय के ऑर्डर की जो है ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा जो भी वो होता है, अपराध होता है, ऑफेंस होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या बोला जाएगा उसको, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है उसको कहा जाएगा, संज्ञेय अपराध।
ठीक है। नेक्स्ट है, सोने की खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा शिनजियांग प्रांत किस देश में स्थित है? ओके, शिनजियांग के बारे में बताना है कि कहाँ पे है ये। तो ये हो जाएगा चीन में, ठीक है। कहाँ पर हो जाएगा ये? चीन में हो जाएगा। शिनजियांग या झिंजियांग भी जो है कहीं पर आपको देखने को मिल सकता है, तो ये जो है चीन में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? एक खिलाड़ी हैं ये मैग्नस कार्लसन, तो ये जो है शतरंज के खिलाड़ी हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शतरंज, ठीक है। और अगर भारत की तरफ से देखें तो नाम किसका आता है? विश्वनाथन आनंद का आता है, ठीक है, विश्वनाथन आनंद। तो ऐसे ही जो है उसको पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा प्रज्ञा आनंद है, ये भी शतरंज के ही हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए जी अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ? बात की जा रही है 18वीं शताब्दी में, ठीक है। तो इसमें जो है सूती कपड़ा जो उद्योग था उसके विकास का ब्रिटेन में क्या जो था परिणाम हुआ, ये पूछा गया था। तो देखिए कहाँ पे हो रहा है सूती कपड़ा उद्योग का विकास? ब्रिटेन में हो रहा है। तो भारत में क्या होगा? क्या कपड़ा उत्पादन में गिरावट आ गई थी ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों में, या भारतीय वस्त्रों की मांग में वृद्धि, या भारतीय वस्त्रों की मांग यहाँ पे है भारत में, ओके, ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों की मांग में वृद्धि और भारत में। तो क्या हो गया था जब ब्रिटेन में सूती जो कपड़ा उद्योग है उसका विकास हो रहा था, तो उस वक्त क्या हो गया था? भारत में वस्त्र उत्पादन में क्या आ गई थी? गिरावट आ गई थी, ठीक है। तो भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जब ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग क्या हो रहा था? डेवलप हो रहा था, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? 1982 के एशियाई देशों की, देखो एशियाई खेलों से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको, पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 1982 के एशियाई खेलों की जो मेजबानी थी वो भारत ने की थी, यानी कि भारत में जो थे 1982 के एशियाई खेल जो थे शुरू हुए थे। एशियाई खेलों को और किस नाम से जाना जाता है? एशियाड के नाम से भी जो है इनको जाना जाता है। और पहला एशियाई खेल पूछा जाता है कि जो पहला एशियाई खेल था वो कब हुआ था? तो 1951 में पहले एशियाई खेल जो थे वो भी कहाँ पर हुए थे? भारत में ही हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। और भारत में कहाँ पर हुए थे? जगह पूछ सकते हैं, तो नई दिल्ली में हुए थे, ठीक है। भारत में कहाँ पर हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे, ठीक है, ओके। और भारत जो है 2 बार जो है एशियाई खेलों की मेजबानी कर चुका है, पहली 1951 और दूसरी 1982 में, ठीक है। चलिए ठीक है, हर 4 साल में जो है एशियाई खेल कंडक्ट किए जाते हैं। अब आपसे जो है 2 ही चीज़ पूछे जाती है, देखो जो आसपास हुआ है एशियाई खेलों का आयोजन वो पूछा जाएगा और आगे कब होगा ये पूछा जाएगा। अब ठीक है, देखिए आगे देखिए पहले जो हुए थे इससे अभी अगर हम देखें प्रेजेंट से 2024 से पहले तो 2022 में हुए थे, और आगे जो एशियाई खेलों का आयोजन होना है वो 2026 में होना है, ठीक है। तो जो 2026 में जो एशियाई खेलों का आयोजन होना है वो कहाँ पर होना है? जापान में होना है। जापान के नागोया और आइची प्रांत में जो है एशियाई खेलों का जो है आयोजन किया जाएगा, ओके। और 2022 की अगर हम बात करें तो ये चीन के हांगझोउ में हुए थे। 2022 में कहाँ पर हुए थे? चीन के हांगझोउ में। तो ये जगह का नाम आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। तो दोनों आपको याद रखना है, 2022 का भी और 2026 का भी, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे भारत हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? एस्किमो के बारे में पूछा है, ठीक है। तो राइट आंसर जो यहां पे हो जाएगा एस्किमो का, वो क्या हो जाएगा? देखिए एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से, तो ये रिलेटेड है ध्रुवीय क्षेत्र से। किससे हो जाएगा? ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है,
ठीक, चलिए। एस्किमो ध्रुवीय क्षेत्र जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, सवाना घास के मैदान, ये इससे एक चीज़ याद रखिए, पूछा जाता है कि ब्रिटिश में ब्राज़ील में सवाना के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, तो कैंपास के नाम से इसको जाना जाता है, कैंपोस या कैंपास कह सकते हैं। तो कई बार ये घास के मैदान का नाम जो है पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। इनमें से कौन सा वर्ड है जो कि व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित कर रहा है? क्या समानता कर रहा है, स्वतंत्रता कर रहा है, बंधुता या न्याय? तो वो क्या कर रहा है? बंधुत्व। ठीक है, तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित जो करता है वो करता है बंधुत्व या बंधुता। ठीक है, तो बंधुता जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए देखिए, जिस क्वेश्चन में मैं कुछ नहीं बता रही हूँ उसमें से बाकी कुछ इसमें से नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैंने इसमें कोई भी जो है पॉइंट्स इसमें नहीं दिए हैं। ठीक है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन वापस से रिपीट हो सकता है। चलिए, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? क्या पूछा है? कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए, अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो नहीं था इसमें से देखो, उज्जैनी भी था, तक्षशिला भी था, तोसली भी था। इंद्रप्रस्थ जो है आपको पता है दिल्ली का जो है पुराना नाम था इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ जो था ये प्रांतीय केंद्र में, मगध साम्राज्य के प्रांतीय केंद्र में नहीं आता है। बाकी सारे आप देखेंगे आप, तोसली, उज्जैनी और तक्षशिला ये वहीं के हैं। मगध साम्राज्य वही जो हमारा ये बिहार और पटना वाली जो साइड है वहीं पर है। ठीक है, और यहीं पर ये तीनों प्रांत थे, तोसली, उज्जैनी और तक्षशिला। ठीक है, इंद्रप्रस्थ जो था ये क्या था? पांडवों की राजधानी रहा है। महाभारत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इंद्रप्रस्थ जो था वो पांडवों की राजधानी था, और वर्तमान दिल्ली का जो पुराना नाम था वो था इंद्रप्रस्थ। ठीक है, चलिए, उज्जैनी को और किस नाम से जानते हैं अभी प्रेजेंट में? उज्जैन नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये उज्जैन यहाँ पे हो जाएगा। और तक्षशिला तो है ही महत्वपूर्ण शिक्षण केंद्र जो है तक्षशिला रहा है, तो जहाँ से दूर दूर से छात्र जो थे पढ़ने के लिए आते थे विद्यालय में, तो ये हो जाएगा। ठीक, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, द सेल्स हैविंग सेल organized nucleus with a nuclear membrane are designated as. The cells having cells organized nucleus with a nuclear membrane are designated as. तो इसको क्या बोला जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यूकैरियोटिक सेल। क्या हो जाएंगी ये? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, विश्व बैंक वर्गीकरण 2020-21 के अनुसार भारत डैश की श्रेणी में आता है। ओके, 2020-21 यानी कि उस वक्त की करंट अफेयर का ये क्वेश्चन मान आप सकते हैं। तो 2020-21 के अनुसार जो था, वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन के अनुसार भारत जो था निम्न मध्यम आय वाली देश की श्रेणी में जो था आता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से बड़े क्वेश्चन आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन डैश में आयोजित हुआ। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन था ये कब हुआ था? तो जो गठन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये हुआ था 1885 में। इसका गठन किसने किया था? तो A.O. हयूम ने। ठीक है, हयूम लिख लीजिए, A.O. हयूम। और जो पहला अधिवेशन था, जब ये बना था उसी टाइम पे जो है पहला अधिवेशन हुआ था। और ये जो पहला अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। ठीक है, याद रखना है। और पहला अधिवेशन हुआ भी कब था? 1885 में ही हुआ था। ठीक है, फिर कई बार ये जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पहला अधिवेशन था वो किस कॉलेज में हुआ था। ठीक, तो यहाँ से आपको याद रखना है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो था पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था। ठीक है, पहली जो बैठक हुई थी वो 28 दिसंबर
1885 को हुई थी। अध्यक्षता यानी कि जो पहले अध्यक्ष थे पहले अधिवेशन के वो कौन थे, तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने जो थी पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर पूछा जाता है कि टोटल कितने व्यक्ति थे इसमें, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने जो था इसमें भाग लिया था। ठीक है, पहले स्तर में जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उसके बाद कलकत्ता में हुआ था 1886 में दूसरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी किसने, दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। ओके, उसके बाद तीसरा जो हुआ था ये मद्रास में हुआ था। और पहले ये पूछा जाता है कि पहले मुस्लिम कौन थे जिन्होंने इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब। मद्रास में जो है इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, कब, 1887 में। ओके, और फिर किसी ब्रिटिश का नाम आए कि उसने कब की थी, तो वो हुई थी 1888 में, जिसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। ठीक है, पहले ब्रिटिश का अगर नाम आता है कि पहला ब्रिटिश जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो जॉर्ज यूले 1888 में। और ये जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, चारों याद रखने हैं, चारों इंपॉर्टेंट है, 1885 का, 86 का, 87 का और 88 का भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फंगाई कैन ग्रो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम। जो फंगाई होती है वो किस आइटम पे जो है ग्रो होती है। ठीक है, फंगस मतलब किस पे लगती है, तो ब्रेड पे लगती है। आपने देखा होगा कि ब्रेड पे जो है फंगस लग जाती है, आप थोड़ा टाइम ब्रेड को रख के देख लीजिए, पता लग जाएगा आपको। ठीक है, तो ब्रेड पे लगती है। साथ में पिकल, अचार में भी आप देखते हैं अगर थोड़े टाइम के लिए उसको छोड़ देते हैं तो पिकल्स पे भी जो है फंगस आ जाती है, लेदर पे भी आ जाती है और क्लॉथ्स पे भी लग जाती है। ठीक है, तो चारों ही ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन था, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि चारों ही आइटम पे जो है फंगाई ग्रो करते हैं। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। ओके, यहाँ पे देखो खेती भी की जा रही है और पशुपालन भी किया जा रहा है। क्या ये दुग्ध कृषि होगी? नो। रोपण होगी? नहीं। वाणिज्यिक? नहीं। ये होगी मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में पशुपालन भी किया जाता है, फसलें भी उगाई जाती हैं। ठीक है, तो दोनों जब बात आएगी तो ये हो जाएगी मिश्रित कृषि। दुग्ध कृषि तो होगी ही नहीं, और रोपण और वाणिज्यिक भी जो है इसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ओके, सबसे पहले तो ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है और ये इसे सेलिब्रेट कौन सी जनजाति कर रही है, गालो जनजाति कर रही है, तो वो आपको याद रखना है। देखिए क्या हो सकता है कि आपको त्योहार का नाम देके और ये पूछा जाता है कि किस जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोपिन उत्सव। मोपिन जो है ये गालो जनजाति का उत्सव है जो कि प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, अप्रैल के महीने में जो है ये उत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, मोपिन उत्सव। ठीक है, ओके। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट जो उत्सव दिया गया है वो है लोसर। लोसर जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश का है, लेकिन ये गालो जनजाति के द्वारा नहीं मनाया जाता है, तो ये याद रखना है लोसर। ओके, उसके बाद उगाड़ी देखेंगे तो उगाड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश नहीं, सॉरी, ये आंध्र प्रदेश है, ये याद रखना है। AP आंध्र प्रदेश में जो है उगाड़ी महोत्सव जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो कर्मा नृत्य पूछा है। कर्मा कह लो, कर्मा उत्सव कह लो, कर्मा नृत्य कह लो, कुछ भी कह लो इसको। कर्म पूजा के नाम से भी कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार ये पूछा गया था कि जो कर्मा पूजा है या कर्मा नृत्य है ये किस मौसम के दौरान मनाया जाता है, तो ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो ये पतझड़ के, ठीक है, पतझड़ के मौसम में जो है ये मनाया जाता है। और कहाँ का है ये नृत्य? ठीक है, ये छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे जो जनजातियाँ होती हैं उनके द्वारा जो है ये मनाया जाता है। ये भी एक तरीके का क्या है, फसल उत्सव ही है, कृषि उत्सव ही है ये भी, कर्मा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पतझड़ के मौसम में ये सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए
ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? क्या पूछा है? भारत में कितने जो हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? 18, 16, 17, 19। तो भारत में अगर हम बात करें अभी वर्तमान में तो 18 जो हैं क्या हैं? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो 18 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18। ठीक है, चलिए ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की शैलों में से एक नहीं है? देखो 3 तरीके की शैलें पाई जाती हैं, कौन कौन सी होती हैं? आग्नेय होती है, कायांतरित होती है और अवसादी शैल होती है। चुंबकीय शैल जो है नहीं होती है, तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हम 3 तरीके की ही शैलें पढ़ते आए ना, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित शैलें। तो चुंबकीय शैल जो है बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, आग्नेय शैलों में देखो नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ऑब्सीडियन हो गया। ये किस तरीके की शैली हैं? ये है आग्नेय शैली। ठीक है, फिर आती है अवसादी। अवसादी शैल में आता है बलुआ पत्थर, बलुआ हो गया, चूना पत्थर हो गया। ये इसको अवसादी शैली बोलो, या तल छटी चट्टाने भी जो है इसको कई बार आपको देखने को मिलेगा। रूपांतरित चट्टाने की अगर हम बात करें तो इसमें आता है संगमरमर। रूपांतरित या कायांतरित एक ही चीज़ है, संगमरमर हो गया, स्लेट हो गया। ठीक है, ये कायांतरित शैलों में आ जाते हैं। चुंबकीय चट्टाने हैं ही नहीं अभी तक कुछ। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। रेस ऑफ माई लाइफ, तो इसमें देखो रेस में जो भागने में है, जो जिसका नाम आता है वो कपिल देव का नहीं आता, सानिया मिर्जा का नहीं, युवराज सिंह, मिल्खा सिंह को ही जो है जो दौड़ है उसमें जो नाम आता है वो मिल्खा सिंह का ही आता है। तो ये जो आत्मकथा है ये किसकी है? मिल्खा सिंह की जो है आत्मकथा है, द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, मिल्खा सिंह का जन्म जो था ये हुआ था 1929 में पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ जिले के गोविंदपुरा में। ठीक है, आपने मिल्खा सिंह मूवी देखी भी होगी। 1947 में जब विभाजन हुआ तो वो थे भारत आ गए थे और अनाथ हो गए थे उस वक्त। तो ठीक है, मिल्खा सिंह से एक और क्वेश्चन आता है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, डीएसएसबी में या एसएससी वगैरह में। फ्लाइंग सिख के नाम से जो है मिल्खा सिंह को ही जो है जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों में जो है इन्होंने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जो था इन्होंने जीता था, मतलब एकमात्र खिलाड़ी हुए जिन्होंने स्वर्ण पदक जो है जीता है। ठीक, ओके, उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे नाम है कपिल देव का। ठीक है, कपिल देव की अगर हम बात करें तो 1983 भारत ने क्या जीता था? वर्ल्ड कप जीता था। और तो उस वक्त टीम की जो कप्तानी कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? कपिल देव ही कर रहे थे। ठीक है, और टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का भी जो था इन्होंने विश्व रिकॉर्ड जो था बनाया था। सानिया मिर्जा आपको पता है किस खेल से संबंध रखती हैं? तो ये आपको याद रखना है, टेनिस से हो जाएगा। और युवराज सिंह जो है क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? खजुराहो के मंदिर की यहाँ पे बात की जा रही है। पूछा जाता है, देखो ये भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर है ये। ठीक है, और इनका जो था किस राजवंश के दौरान ये बनाए गए थे? तो चंदेल राजवंश के द्वारा जो था इनको बनवाया गया था। ठीक है, खजुराहो मंदिर में हिंदू और जैन मंदिर दोनों ही शामिल हैं। खजुराहो के जो मंदिर हैं उसमें हिंदू और जैन मंदिर शामिल है। और 1986 में जो था खजुराहो के मंदिर को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में जो था शामिल किया गया था। ठीक, और किस राज्य में हो जाएगा? एमपी में हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित है ना खजुराहो के मंदिर, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए चंदेल वंश जो है आपको इसमें याद रखना है। ओके, नंद वंश से क्या आता है? नंद वंश की स्थापना पूछी जाती है कि नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो महापद्मानंद ने की थी, महापद्मानंद। फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन हुए? तो ये आ चुके हैं एग्जाम में, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो नंद वंश के जो अंतिम शासक हुए वो कौन हुए थे? धनानंद हुए थे। कौन हुए थे? धनानंद
हुए थे। ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर मैं, चलो बस इतना ही जो है बहुत है, ये आपको याद रखना है। विजयनगर आपको पता है, विजयनगर हम्पी से रिलेटेड एक क्वेश्चन इसमें विजयनगर से पूछा जाता है। विजयनगर में अगर हम देखें तो विजयनगर वंश, वहाँ पे जो मंदिर पूछे जाते हैं, विट्ठल का मंदिर जो है कई बार पूछा जाता है, विट्ठल मंदिर कहाँ पे है, तो विजयनगर के राजाओं द्वारा ही बनवाया गया था, ये हम्पी में है। ठीक है, इसके अलावा हाथी अस्तबल, कमल महल, ये सारे हम्पी में ही हैं, जो कि विजयनगर के राजाओं ने जो था इसको बनाया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर नृत्य राजस्थान के डैश समुदाय द्वारा किया जाता है। ओके, कौन सा नृत्य है ये ध्यान रखना है, गैर नृत्य। तो ये राजस्थान के कौन से समुदाय के द्वारा किया जाता है, राजस्थान के भील समुदाय के द्वारा जो है गैर नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, यहाँ से एक तो नाम और आता है, जैसे भील ही जो है उस भील समुदाय उस नृत्य को करते हैं, जैसे गैर नृत्य हो गया, ग्वरी हो गया, हाथी माना हो गया, ये तीनों ही जो नृत्य हैं ये भील समुदाय द्वारा जो है किए जाते हैं, ग्वरी, हाथीमाना और गैर नृत्य। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान की, और मैंने आपको बताए थे, कालबेलिया हो गया, भवई हो गया, पनियारी हो गया, ये राजस्थान की ही लोक नृत्य है। तेरह ताली हो गया, घूमर हो गया, घुड़ला हो गया, ये राजस्थान की क्या है, लोक नृत्य है। ठीक है, तो बस ये आप इसमें याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता था? क्या कहा जा रहा है, देखो, दक्कन में मराठों द्वारा जो वसूला जाता था भू राजस्व, उसके 25% भाग को क्या कहा जाता था, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा, उस 25% को चौथ कहा जाता था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन चौथ जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, वार्षिक कर था ये, और इसमें जो है 25% जो था लगाया जाता था। और एक और यहाँ पे आप टर्म दिखेंगे, सरदेश मुखी। सरदेश मुखी क्या था, चौथ के अतिरिक्त उसके ऊपर जो 10% अधिक कर और लगाया जाता था उसको सरदेश मुखी, यानी कि 25% से ऊपर जो 10% और लगता था उसको सरदेश मुखी जो था कहा जाता था। सरदेश, देखो चौथ का मतलब क्या होता है, एक चौथाई, यानी कि 100 में से अगर हम चौथा हिस्सा करेंगे तो 25% आएगा। ठीक है, तो वही चौथ हो गया। अब 25 से भी ऊपर हम 10% और लगा रहे हैं तो वो कितना हो गया, सरदेश मुखी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन है, इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था, वह डैश बजाने के लिए जाने जाते थे। ओके, पहले तो याद रखिए, लखनऊ घराने से रिलेटेड है इलियास खान, और क्या बजाने के लिए जाने जाते थे, सितार बजाने के लिए जो है इलियास खान को जाना जाता था। तो फर्स्ट ऑप्शन सितार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि घरानों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इलियास खान का संबंध लखनऊ घराने से था, ये आपको याद रखना है। ओके, इनके जो पिता थे वो थे सरोद वादक, जो कि शाहजहाँपुर घराने से थे, और इनकी जो माता थी वो सरोद वादक ही थी, लेकिन वो कहाँ से संबंध रखती थी, लखनऊ घराने से संबंध रखती थी, और ये क्या थे, सितार वादक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट इसका हो जाएगा। ठीक, और वैसे फारेनहाइट में भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो कितना रहता है, 98.6। सामान्य तापमान की अगर हम बात करें तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है, और सामान्य तापमान अगर वैसे पूछा जाए सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। ओके, और औसत तापमान अगर पूछा जाए तो वही 97.5 डिग्री फारेनहाइट, या फिर 36.4 डिग्री, मतलब कोई भी इसमें देख सकते हैं, 97, 98। सामान्य ये होता है, औसत ये होता है 97.5 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, और इसमें पूछा जाए सेल्सियस में तो 36.4 डिग्री सेल्सियस, तो इतना रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है। ओके, अनुच्छेद 17 की बात की जा रही है। तो देखिए सबसे पहले तो ये आते हैं मौलिक
अधिकारों में। मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है 12 से 35। आर्टिकल पूछा जाएगा किस आर्टिकल में जो है मौलिक अधिकार मिलते हैं, तो 12 से 35 जो है क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, फिर किस भाग में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। अब बात आती है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17। ओके, टोटल संख्या कितनी है मौलिक अधिकारों की, तो 6 है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, तो उस वक्त 7 थे, अभी प्रेजेंट में 6 है। कौन से अधिकार को हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को। किस संशोधन के तहत हटाया गया, 44वें संशोधन के तहत जो था इसको हटाया गया था। और 44वां संशोधन कब हुआ था, 1978 में हुआ था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता के उन्मूलन से ये संबंधित है। ठीक है, उपाधियों का उन्मूलन ये मिलेगा आपको आर्टिकल 18 में। ठीक है, कानून के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता बोलो, कानून के समक्ष समानता बोलो, तो ये मिलेगा आपको आर्टिकल 14 में। ठीक है, ये मिलेगा आर्टिकल 14 में। और शिक्षा का जो अधिकार है, आर्टिकल 21 में, जहां पे जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के शब्द को जो था जोड़ा गया था। ठीक है, तो 21 कै में जो है आपको शिक्षा का अधिकार जो है देखने को मिलेगा। 6 से 14 साल की उम्र के हर व्यक्ति को जो है निःशुल्क और वो अनिवार्य शिक्षा जो है की गई थी, तो ये आपको याद रखना है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है, तो भारत में जो किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था, तो केरल का जो था सबसे अधिक लिंगानुपात था। और कितना था, 1084 था। 1084 प्रति 1000 पर 1084 जो थी महिलाएं थी। ओके, अब ये तो देखो राज्य का था। अगर हमसे पूछे कि भारत का कितना था, तो वो था 943। 1000 पर कितनी महिलाएं, 943। और ये जो है ये केरल का है 1084। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, सबसे कम पूछा जाता है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था, तो वो हरियाणा राज्य का था। 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था, 879 था। ठीक है, चलिए, और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा जो था वो पुदुचेरी का था। इसमें भी 1038। ये 1000 से ज्यादा इन्हीं 2 उनका है, एक केरल का और एक पुदुचेरी का। चलिए, अगला देखिए क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के एफआरबीएम अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ था। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म में जो है पूछा है, इसका अर्थ क्या था। तो एफआरबीएम का मतलब क्या है, पहले वो देख लेते हैं। देखिए, एफ मीन्स फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बी से क्या था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये क्या था, बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो यहाँ पे एफ का मतलब पूछा था, तो फिस्कल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिस्कल क्या होगा, राइट आंसर। मतलब क्या कहते हैं हिंदी में इसको, राजकोषीय। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, 2003 में जो था ये अधिनियम बनाया गया था। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए। गैल्वेनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर डैश की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। तो यशद लेपन की प्रक्रिया में लोहे को जंग से बचाने के लिए किस चीज की परत चढ़ाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो जस्ते की जो है परत चढ़ाई जाती है। जस्ता जो है इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा जस्ता। ठीक है, ओके, अगला देखिए। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था। चांदी के सिक्के को क्या कहा जा रहा है, टंका कहा जा रहा है, और तांबे के सिक्के को जीतल। और ये किसने चलवाया था, ये हमसे पूछा गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा इल्तुतमिश। ओके, इल्तुतमिश दोनों याद रखने हैं, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ठीक है, ओके।
कुतुबुद्दीन ऐबक आपको पता है गुलाम वंश की जो स्थापना थी वो किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो थी किस की थी? गुलाम वंश, या इसको ममलूक वंश भी जो है कहा जाता है, ममलूक वंश के भी जो है नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1206। और कुतुबुद्दीन ऐबक कब तक रहा था? 1210 तक जो था ये रहा था। और कुतुब मीनार के निर्माण के लिए जो है पूछा जाता है किसका नाम आता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो थी कुतुब मीनार की नींव जो थी रखी थी। उसके बाद आता है इल्तुतमिश, गुलाम वंश से ही रिलेटेड है ये। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो था ये आया था 1211 से लेकर 1236 तक जो थी इसने गद्दी संभाली थी। दिल्ली सल्तनत को जो था इसने, दिल्ली सल्तनत पर इसका जो था अधिकार था, ठीक है, इल्तुतमिश ने। और ये दोनों चीज़ इससे रिलेटेड यहाँ पे हो जाएंगे। इब्राहिम लोदी वंश का आखिरी जो वो रहा, लोदी वंश का जो आखिरी राजा रहा वो इब्राहिम लोदी ही था। इब्राहिम लोदी ने पानीपत का जो था युद्ध लड़ा था, ठीक है, किसके साथ? बाबर के साथ। और ये युद्ध हुआ था 1526 में पूछा जाता है। और इसके बाद इसमें जो था इब्राहिम लोदी हार गया था, ठीक है। उसके बाद जो था लोदी वंश जो आखिरी दिल्ली पर जो है 5 जो शासन रहे उसमें जो आखिरी शासन था वो लोदी वंश का ही था। और उसमें आखिरी जो नाम आता है वो इब्राहिम लोदी का ही आता है। फिर जो था इस पर क्या आ गया था? मुगल साम्राज्य जो था दिल्ली में आ गया था। बाद में मुगल साम्राज्य की जो शुरुआत थी जो थी इससे हुई थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का जो नाम आता है वो खिलजी वंश से आता है, ठीक है, खिलजी वंश से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वाकर कप की बात हो रही है कि ये किस खेल से संबंधित है। राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, गोल्फ, शतरंज, हॉकी या फिर फुटबॉल। तो वॉकर कप का जो नाम आता है वो आता है कहाँ से? शतरंज से रिलेटेड हो, सॉरी गोल्फ से। गोल्फ से जो है ये कप जो है रिलेटेड है, वॉकर कप, ठीक है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? कौन सा विटामिन है जो हमारी आंखों को और त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? तो वो हो जाएगा विटामिन ए, ठीक है। त्वचा और आंखों के लिए जो सही है वो है विटामिन ए। आपने पढ़ा भी नहीं है वो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतुंधी होता है ना, ब्लाइंडनेस जो होती है वो आती है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो रतुंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है? क्या पूछा है? कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है ये पूछा है इसने, ठीक है। तो बृहस्पति, बुध, नेपच्यून और शनि। तो इनमें से जो जोवियन नहीं है वो हो जाएगा बुध, ठीक है। क्या हो जाएगा? बुध ग्रह जो है वो जोवियन प्लेनेट जो है नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो बुध है वो कैसा प्लेनेट है? टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है। जो पहले 4 प्लेनेट होते हैं, पहले 4 कौन से होते हैं? बुध यानी कि मरकरी, ठीक है, वीनस मतलब शुक्र, पृथ्वी और मार्स मतलब मंगल। ये 4 जो होते हैं ना ये स्थलीय ग्रह होते हैं यानी कि टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। या इनको हम इनर प्लेनेट्स के नाम से भी जो है जानते हैं। और बाकी के जो 4 बचते हैं, बाकी के 4 कौन कौन से? जुपिटर हो गया, नेपच्यून हो गया, शनि हो गया, ये क्या हो जाएंगे? ये जोवियन ग्रह हो जाएंगे, जोवियन प्लेनेट हो जाएंगे, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, जिसको आउटर प्लेनेट भी जो है बोला जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये याद रखना है आपको। तो बुध जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इनर और टेरेस्ट्रियल करके याद रखें तो शुरू वाले 4 है मरकरी, वीनस और अर्थ और मार्स। आउटर प्लेनेट या जोवियन प्लेनेट पूछा जाए तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी अगला देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की वर्ष
तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने की योजना है? भारतीय रेलवे को कब तक जो है नेट जीरो कार्बन एमिटर बनाने की योजना है, ये इसमें पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक जो है भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिटर बनाने की योजना है। तो 2030 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगला देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है? ओके, अभी देखो यहाँ पे नई दिल्ली जिले की पूछ ली है, दिल्ली की। तो 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की जो साक्षरता दर थी वो थी 28.01%। कितनी थी? 28 नहीं 88.01% थी। ठीक है, ओके। कई बार जो है 2011 का आदर्श वाक्य पूछ लिया जाते हैं। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये जो था 2011 की जनगणना का वाक्य था, आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? ओके, यहाँ पे पूछ लिया महिला ने। ठीक है, तो पहली बार महिला ने किसकी अध्यक्षता की थी वो बताना। क्या कलकत्ता अधिवेशन था, सूरत था, कानपुर अधिवेशन था या लाहौर अधिवेशन था? ओके, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी एनी बेसेंट। ठीक है, और ये अधिवेशन जो हुआ था वो 1917 में हुआ था कलकत्ता में। तो कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता जिस महिला ने की थी उनका नाम होगा एनी बेसेंट। तो कलकत्ता 1917 इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनी बेसेंट ने जो है, एनी बेसेंट का जो नाम आता है वो देखो, एक तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वो एनी बेसेंट बनी थी। फिर अध्यक्षता कब की, तो कलकत्ता में 1917 का जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता की। ओके, थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड एक नाम पूछा जाता है तो वो भी एनी बेसेंट हो जाएगा। 1960 में बाल गंगाधर तिलक के साथ जो थी एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल की जो थी शुरुआत की थी। तो ये आपको याद रखना है, ऑल इंडिया होम रूल लीग की जो शुरुआत थी वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने जो थी मिलकर की थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। और देखो ये तो हो गया पहली महिला। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला के रूप में किसको चुना गया था, तो वहां पे नाम आएगा सरोजिनी नायडू का। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल भी कौन रही थी? सरोजिनी नायडू ही जो थी रही थी। ठीक, तो ये आपको इसमें याद रखना है। 1907 में आपको याद रखना है कांग्रेस का जो था विभाजन हुआ था। तो उस अधिवेशन की जो अध्यक्ष था जो थी वो किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। ठीक है, क्योंकि देखो मेन जो चीज़ है ना वो पूछी जाती है, जो मेन चीज़ें हुई थी उसमें जो अधिवेशन हुआ था। तो 1907 में कांग्रेस का जो था विभाजन हुआ था। ठीक है, नरमपंथी और नरम दल और गरम दल में। ठीक है, तो ये 1907 में हुआ था। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। कलकत्ता का मैंने बता दिया 1917 में हो गया। ठीक है, 1911 कांग्रेस में पहला अधिवेशन था जहाँ पे जनगण मन जो था गाया गया था। ठीक है, तो ये जो 1911 में हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था ये। ठीक है, BN धार ने जो थी इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक, 1929 आपको सभी को पता होगा पूर्ण स्वराज्य की जो थी मांग रखी गई थी, पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव रखा गया था। तो ये लाहौर में अधिवेशन हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, महात्मा गांधी पूछा जाता है कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी महात्मा गांधी ने की थी, तो वो की थी बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता। ठीक है, और ये कब हुआ था? अधिवेशन 1924 में हुआ था बेलगांव में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। ये भी याद रखना है पॉइंट। ठीक, चलिए ओके, अगला क्वेश्चन आता है भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पहला ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था वहाँ पे जहाँ पे मैंने बताया था भरतनाट्यम जो है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और लोक नृत्य हमने सबसे पहला कौन सा पढ़ा था? करगम पढ़ा था। करगम कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का। सबसे पुराना नृत्य अगर पूछा जाता है तो वो भी कौन सा हो जाएगा?
भरतनाट्यम ही जो है सबसे पुराना नृत्य हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आता है, भरतनाट्यम को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस नृत्य को सदिर नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, और किस नाम से जानते हैं इसको? सदिर नाम से जो है भरतनाट्यम को जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है। ठीक, महाराष्ट्र का जो एक नृत्य पूछा जाता है तो वो आता है लावणी। ठीक है, महाराष्ट्र का कौन सा? लावणी नृत्य, लोक नृत्य पूछा जाता है। ठीक, चलिए केरल में देखो, केरल में दो आते हैं, एक कथकली आता है और दूसरा मोहिनी अट्टम आता है। ये दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, अर्ध नृत्य के नाम से किसको जाना जाता है? छऊ नृत्य को। 9वां नृत्य शास्त्रीय नृत्य किसे बनाए जाने का वो किया गया है? तो छऊ नृत्य को ही कहा गया है, और इसी को अर्ध नृत्य के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? यहाँ पे है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021। तो ये पैरा शूटिंग में जो था अवनी लेखरा को जो था चुना गया था। ठीक है, तो अवनी लेखरा जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग उसके आर्द्रताग्राही गुणों यानी कि हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है? तो किस तत्व का यूज जो है क्रीम्स वगैरह में किया जाता है? तो ये हो जाएगा ग्लिसरॉल। फर्स्ट ऑप्शन ग्लिसरॉल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को किसके नाम से जाना जाता है? यहाँ पे बतानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा है वो कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव कहाँ का? मेघालय का। ठीक है, ओके, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो हॉर्नबिल महोत्सव दिया गया है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल आपको पता होना चाहिए कि ये नागालैंड का है, तो ये तो ऑप्शन में से वैसे ही हट गया। ठीक है, सनबर्न उत्सव की अगर मैं बात करूँ तो ये गोवा का फेस्टिवल है, सनबर्न फेस्टिवल। और नोंग क्रेम की अगर बात आई तो ये मेघालय का ही है। ये कहाँ का है? मेघालय का ही है। ठीक है, और एक क्या है? फसल उत्सव है। ठीक, तो नोंग क्रेम उत्सव बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। चापचार जो कूट उत्सव है ये मिजोरम का है। ठीक है, ये भी खेती से ही रिलेटेड है चापचार कूट, लेकिन ये मिजोरम का है। हॉर्नबिल नागालैंड का है। नोंग क्रेम मेघालय का हो जाएगा, और ये क्या है? एक फसल कटाई उत्सव। और सनबर्न उत्सव जो है ये गोवा का हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण मिला था? ओके, अब देखो कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को यहाँ पे पूछा गया है। 1998 में जो था क्या मिला था? पद्म भूषण। तो ये मिला था गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। ठीक है, केलुचरण महापात्र की अगर हम बात करें तो ये क्या है? ओडिसी नृत्यक है, ओडिसी नृत्यक हैं। और ओडिसी कहाँ का है? शास्त्रीय नृत्य है, ओडिशा का है। तो केलुचरण महापात्र का नाम यहाँ से जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए गुरु विपिन सिंह की अगर हम बात करें तो ये मणिपुरी नृत्य शैली से रिलेटेड हो जाएंगे, मणिपुरी से। और उदय शंकर जो है ये एक कोरियोग्राफर रहे हैं, वेस्टर्न जो डांस होता है उससे रिलेटेड है ये। तो चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? क्या पूछा गया है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो ये रहेगा 2.43%।
ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही, थर्ड ऑप्शन 2.4% जो है बिल्कुल सही जो है यहाँ पे हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और क्षेत्रफल के अनुसार, और भारत का विश्व में 7वां नंबर जो है क्षेत्रफल के अनुसार आता है। ठीक, तो वैसे अगर हम देखें तो क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हो जाएगा, 2.4%। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? प्रागैतिहासिक काल को क्या आयरन एज बोलते हैं, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग या पूरा पाषाण युग कहा जाता है? तो प्रारंभिक विकास के प्रागैतिहासिक, जिसके रिटर्न में कोई भी वो नहीं है, उस काल को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो ये है ओल्ड स्टोन एज, यानी कि पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण के बाद फिर मध्य पाषाण और नव पाषाण युग आते हैं। ठीक है, तो जो प्रागैतिहासिक काल है उसको हम पूरा पाषाण युग के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है, ओके। फिर पूरा पाषाण युग को भी देखो 3 उसमें डिवाइड किया गया था। निम्न पूरा पाषाण में किया गया, फिर मध्य पूरा पाषाण में किया गया था, और फिर उच्च पूरा पाषाण में किया गया था। ओके, नवपाषाण काल से आता है कि कृषि और पशुपालन की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो नवपाषाण युग से हुई थी। नवपाषाण काल के साक्ष्य जो थे मेहरगढ़ से मिले थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा डैश के श्रेष्ठ प्रतिपादक थे। पंडित शिव कुमार शर्मा की बात की जा रही है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो थे वो क्या रहे, संतूर वादक, संतूर जो थे बजाते थे। तो संतूर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संतूर वादक रहे हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है पंडित शिव कुमार शर्मा का। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? देखिए स्वराज पार्टी कब बनी? 1922 में। इसमें कौन कौन शामिल था? चित्तरंजन दास शामिल था इसमें, और मोतीलाल नेहरू। इसके अलावा नरसिम्हा चिंतामन केलकर। 2 नाम जो मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं यहाँ पे, चित्तरंजन दास आता है और एक मोतीलाल नेहरू आता है। ठीक है, तो अध्यक्ष पूछा गया है यहाँ पे। अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? चित्तरंजन दास माने जाते हैं, और मोतीलाल नेहरू जो है वो क्या थे? सचिव माने जाते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए जो राइट आंसर रहेगा वो चित्तरंजन दास रहेगा। ठीक है, जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? चित्तरंजन दास जो है इसके क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, 1922 कहीं कहीं यहाँ पे आपको 23 भी मिलेगा, और वैसे इसकी जो मानी जाती है स्थापना 1 जनवरी 1923 को मानी जाती है। ठीक है, बट यहाँ पे 1922 है तो वो भी आपको याद रखना है। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन है, पट्टादकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था? कहाँ पे बात की जा रही है? पट्टादकल में जैन मंदिर का निर्माण। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश के द्वारा जो था जैन मंदिर का निर्माण जो था पट्टादकल में करवाया गया था। ठीक है, तो ये राइट। ठीक है, देखो 10 मंदिर है टोटल इसमें। 10 मंदिरों में से 9 का जो निर्माण था वो किसने करवाया था? चालुक्यों ने करवाया था। और 10वें जो जैन मंदिर है, 10वां कौन सा इसमें जैन मंदिर है, उसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। देखो कई बार आपको ये भी पूछ सकता है कि 10 पट्टादकल मंदिरों में से 9 का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, या जैन मंदिर को छोड़कर उनका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो वो राष्ट्रकूटों के उसके द्वारा किया गया था, सॉरी चालुक्यों के द्वारा 9 का। और जो 10वां जैन मंदिर था उसका निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी देखो इसमें से और क्वेश्चन भी जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो वो और हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वेट अ मिनट, 1 मिनट। ठीक है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। टोटल जो थे 10 मंदिर थे ये पट्टादकल में, जिसमें से 9 का निर्माण चालुक्यों ने करवाया था, और 10वें जैन मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ठीक है, चोल जो वंश हुआ ये साउथ जो इंडिया है, दक्षिणी भारत है, वहाँ पर हुआ था। और यहाँ से जो क्वेश्चन आता है तो इसमें नाम आता है तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चोलों के द्वारा जो था, इसमें इसका नाम जो है चोलों का इसमें आता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, होयसल साम्राज्य की अगर हम बात करें तो ये भी दक्षिण भारतीय का कन्नडिगा साम्राज्य था, तो ये भी उधर ही आता है। और चालुक्य मैंने आपको नाम बता ही दिया है कि कहाँ पे जो है चालुक्यों का नाम इसमें आता है। ठीक,
चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौते पर डैश के बीच हस्ताक्षर हुए थे। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता किस किस के बीच में जो थे हस्ताक्षर हुए थे, ये पूछा गया है। ओके, तो देखिए लखनऊ जो समझौता हुआ था ये कब हुआ था? 1916 में हुआ था। 1916 में जो था लखनऊ समझौता हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इनके बीच में जो था ये समझौता हुआ था दिसंबर 1916 में। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो था ये समझौता हुआ था। और यह कई बार जो है ये नाम ना देकर वैसे नाम दे दिए जाते हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जो था क्या नाम आ गया था, एग्जाम में ये पूछा गया है पहले, तो बाल गंगाधर तिलक। और मुस्लिम लीग की तरफ से नाम आ गया था मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इन दोनों के बीच में जो था हुआ था, या कह लो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए, मतलब इन्होंने हस्ताक्षर किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक ने, और वहां से मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने 1916 में। अगला क्वेश्चन देखिए, गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? मोहम्मद गजनी की बात हो रही है यहाँ पे कि किस मंदिर पर जो था हमला हुआ था? तो सोमनाथ मंदिर पर जो था, किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर की बात की जा रही है, तो सोमनाथ मंदिर पर जो था आक्रमण किया गया था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर गुजरात जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पामिल हॉर्स, रोमन रिंग्स और वॉल्टिंग टेबल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जिम्नास्टिक से। ठीक है, नेक्स्ट है, द जोया फैक्टर किसके द्वारा लिखित एक उपन्यास है? जोया फैक्टर जो ये उपन्यास है ये है अनुजा चौहान का। ठीक है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? अर्थशास्त्र लिखा गया था चाणक्य के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जीव विज्ञान में IVF शब्द का पूर्ण रूप है। ओके, IVF की जो है फुल फॉर्म जो है यहाँ पे बतानी है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इन आएगा, इंटरनल नहीं आएगा, ना ही फ्रेगमेंटेशन आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? भूत कोला का संबंध जो है पूछा है, तो ये एक शैतान पूजा है जो कि बहुत आम है, और ये कर्नाटक के जो शहर है वहां पर जो है की जाती है, तो कर्नाटक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड का नीति पत्र, जिसे वुड डिस्पैच कहा जाता है, किससे संबंधित था? वुड डिस्पैच जो है ये किससे रिलेटेड था? अंग्रेजी जो शिक्षा है उसका प्रचार करने के लिए जो था ये भेजा गया था, या महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए जो था वुड का जो नीति पत्र था वो आया था। तो शिक्षा पर जो था इसका फोकस था, मतलब शिक्षा से जो था ये संबंध रखता है। ठीक है, इसको जो है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के डैश में स्थित है। नेपाल कहां पर है? भारत के उत्तर में है, पश्चिम में है, दक्षिण में है, या पूर्व में है? तो ये कहां पे हो जाएगा? भारत के उत्तर में स्थित हो जाएगा नेपाल, भारत के उत्तर में, पूर्व में नहीं है, उत्तर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का जो प्रयास है वो किसने जो था तोड़ने का प्रयास किया था, ये पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहला एक क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर किसने बनवाए थे? तो कृष्ण प्रथम ने जो था एलोरा के मंदिरों का जो था निर्माण करवाया था। ठीक है,
महाराष्ट्र में जो है ये स्थित है। कैलाश नाथ मंदिर, जिसको कैलाश मंदिर भी कहते हैं, और ये महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित है। राष्ट्रकूट राजा हुए हैं कृष्ण प्रथम, उसके द्वारा जो था इसका निर्माण किया गया था। भगवान शिव को जो है ये समर्पित है और हिंदू मंदिर है ये, ठीक है। और इसको जो तोड़ने का प्रयास किया था वो किया था औरंगजेब ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को कहते हैं, यानी कि मैदानी क्षेत्र में आती है तो वो ऐसे मोड़दार जो है मार्ग पर बहने लगती है। तो इन जो बड़े मोड़ होते हैं इनको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो देखो इसको बोला जाता है विसर्प, मतलब मोड़ हो रहा है ना एक, अगर आप ये मोड़ देखेंगे तो एक सांप की तरह हो जाते हैं। सरप का नाम आप देखेंगे यहाँ पे, तो विसर्प जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक सांप नहीं जिस तरीके से चलता हुआ दिखता है उस तरीके से ये मोड़ जो है दिखाई देते हैं, तो विसर्प जो है ये इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे डैश कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। तो पत्तियों में जो हरा वर्णक होता है उसको कहा जाता है क्लोरोफिल, ठीक है, जो कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता जो है करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस डैश को मनाया जाता है। तो भारत में जो है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है। 2024 की जो थीम रही वो क्या रही, तो इसकी जो थीम रही 25 जनवरी को मनाया जाता है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, आई वोट फॉर श्योर। ये जो थी 2024 की मतदाता, इसकी राष्ट्रीय मतदाता दिवस की जो थी थीम रही थी। 25 जनवरी को सेलिब्रेट होता है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक है। 2011 से जो थी इसको मनाने की शुरुआत की गई थी। 25 जनवरी को हर साल जो है ये मनाया जाता है, ओके। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसके हैं। बैंक के लिए मुख्य देनदारी पूछी है, क्या है। एक बैंक के लिए जो मुख्य देनदारी है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जमाई। मुख्य जो देनदारी है वो इसकी क्या है, जमाई है, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई डैश के एक जानी मानी नर्तकी थी। मृणालिनी साराभाई का जो नाम आता है वो आता है भरतनाट्यम से, ठीक है। और भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा, ओडिसी ओडिशा का हो जाएगा, और कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा, कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों जो है केरल के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस भारतीय संगीत हस्ती को पहचानिए। इसके तत्वाधान में शहनाई एक अनुष्ठानिक वाद्य यंत्र मात्र न रहकर एक शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के रूप में पहचानी जाने लगी, ठीक है। शहनाई की यहाँ पे बात हो रही है। शहनाई से नाम जो आता है वो आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। जॉर्जिया मेलोनी हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। जॉर्जिया मेलोनी आई थिंक ये सबको पता होगा, ठीक है। इटली की जो है ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, ठीक। तो इटली जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतवर्ष में कौन से वन बहुतायत में पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं वो पूछा गया है। तो उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है वो भारत में सबसे ज्यादा जो है पाए जाते हैं। 100 से 200 सेंटीमीटर तक जो है प्रतिवर्ष यहाँ पे वार्षिक वर्षा जो है होती है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं,
दक्कन पठार हो गया, जम्मू से लेकर पश्चिम बंगाल हो गया, शिवालिक की पहाड़ियाँ हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, मतलब बहुत सारे हिस्सों में जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है? जो टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई होती है वो पूछा है, तो 274 सेंटीमीटर जो है उसकी लंबाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके क्या कहलाता है? देखो, पर्दे पर जो प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके उसको पूछा है क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। जिस प्रतिबिंब को उस पर प्राप्त कर लिया जाए पर्दे पर, इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, चलिए, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? मोटे अनाज का जो उदाहरण नहीं है वो बताना है इनमें से। गेहूं, ज्वार, रागी और बाजरा। तो देखो, बाजरा भी मोटा अनाज में आता है, ठीक है, ज्वार भी आता है और रागी भी आता है। जो नहीं आता वो आता है गेहूं। गेहूं मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। ठीक है, ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का, ये सारे के सारे मोटे अनाज के उदाहरण हैं। ठीक है, बाजरा खरीफ की फसल है, ये याद रखना है। गेहूं रबी की फसल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, किसी राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को सामान्यतः डैश के बीच वर्गीकृत किया जाता है। कार्यशील आयु वर्ग पूछा है, कौन सा रहेगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 से लेकर 59 तक जो है ये माना जाता है, कार्यशील वर्ग में जो है आता है। कामकाजी जो आबादी है वो आ जाएगी 15 से 59, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान नागरिक संहिता किसमें है? आर्टिकल 44 में है। और आपको पता ही है आर्टिकल 44 अभी प्रेजेंट में सुर्खियों में रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है, अनुच्छेद 40। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पढ़ चुके हैं हम ऊपर, इसी तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है, तो नागालैंड का जो है नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ओके। एक और क्वेश्चन यहाँ से देखो एग्जाम में देखने को मिला कि हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? तो ये 10 दिन तक जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में जो है ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में। ठीक है, याद रखना है ये। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? देखो, सबसे ज़्यादा में हमने पढ़ा था, सॉरी ओके, ये तो लिंगानुपात की बात हो रही है। लिंगानुपात सबसे कम पूछा गया है, तो सबसे जो कम लिंगानुपात रहा वो किसका रहा? वो रहा दमन और दीव का। दमन और दीव, तो फर्स्ट ऑप्शन दमन और दीव जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का लिंगानुपात मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, कितना था? 943 था। सबसे ज़्यादा केरल का रहा था। और अगर हम वैसे देखें, केंद्र शासित में देखें, तो सबसे ज़्यादा हमने पढ़ा था किसका? पुद्दुचेरी का पढ़ा था। ओके, सबसे कम जो था दमन दीव का, जो कि 533 रहा। ठीक है, चलिए, अगला है, नेक्स्ट है, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर डैश की आत्मकथा है। ड्रीम फ्रॉम माई फादर, ये जो है बराक ओबामा की बुक है। ठीक है, आत्मकथा है बराक ओबामा की। निम्नलिखित में से किस गीत की रचना प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार राहुल देव बर्मन ने की थी? इसमें से जो कौन सा सॉन्ग है जिसकी जो रचना है वो आर डी बर्मन ने की थी, राहुल देव बर्मन ने की थी, ये हमसे पूछा गया है। तो शोले का जो शोले मूवी का जो सॉन्ग था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो वो आर डी बर्मन ने जो था उसकी रचना की थी। ठीक है, ओके। बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? बैटरी में पूछा है,
तो बैटरी में क्या होती है, जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो चेंज हो जाती है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। अगला क्वेश्चन है, पुद्दुमई पेन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। पुद्दुमई पेन्ना, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो M.K. स्टालिन हुए हैं, उन्होंने जो थी ये योजना शुरू की थी। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है। रामप्पा मंदिर, तो रामप्पा मंदिर हो जाएगा भगवान शिव को, सॉरी भगवान शिव रहेगा, भगवान विष्णु नहीं, भगवान शिव। भगवान शिव को जो है रामप्पा मंदिर समर्पित है। ठीक है, इसी मंदिर को रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और भारत के तेलंगाना राज्य में जो है रामप्पा मंदिर स्थित है, भगवान शिव को जो समर्पित है। ओके, तेलंगाना का सबसे बड़ा मंदिर करके पूछा जाए तो भी कौन सा मंदिर हो जाएगा, रामप्पा मंदिर ही हो जाएगा। चलिए आगे है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शेल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टिंग मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात की जा रही है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सिलेक्ट किया जाता है, या जो भी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ठीक है, उसमें जो है कौन कौन भाग लेते हैं, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के जो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो होते हैं, और द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द, या फिर जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो होते हैं। ठीक है, और इसमें से जो सही है वो बताता है। तो दोनों ही जो है गलत हो जाएंगे, नाइदर वन नॉर टू। देखो बोथ इलेक्टेड मेंबर जो है नहीं होते हैं हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के, और ना ही लेजिस्लेटिव असेंबलीज के होते हैं। तो नाइदर वन नॉर टू जो है राइट आंसर होगा। ओके, एक मिनट, नाइदर, दोनों ही होंगे इसमें। ठीक है, नाइदर, ये बोथ वाला आएगा इसका आंसर, बोथ 1 और 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा। ओके, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, महमूद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, खुसरो खान या फिर मुबारक खान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो गद्दी पर बैठा था वो कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कुछ ऐसे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। ओके, आर्टिकल 14 हमने पढ़ा था, विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, तो इसमें तो नहीं है। ठीक है, 17 में ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो 17 में हमने पढ़ा था असपृश्यता का अंत या असपृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, 16 में क्या है, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आर्टिकल 16 ही जो है सही रहेगा। रोजगार की जब भी समानता की बात आएगी तो वो इसमें आएगी कि रोजगार में जो है क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, वहाँ पर समान जो है रखा जाएगा। ठीक है, 15 में फिर क्या आता है कि किसी भी पर्सन से उसकी धर्म, जाति, लिंग या नस्ल के आधार पर जो है भेदभाव का निषेध है, मतलब कोई भेदभाव जो है उससे नहीं किया जाएगा। पहले देखो, विधि के कानून के समक्ष जो है सब समान है, ये आर्टिकल 14 में आता है। फिर 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर 16 में कहता है कि किसी भी व्यक्ति से उसके जो है धर्म, जाति के आधार पर जो है रोजगार के मामलों में जो है भेदभाव नहीं है, सबको क्या है, समान अवसर है। तो रोजगार की बात जब भी आएगी तो अनुच्छेद 16 आपको याद रखना है। 17 में असपृश्यता का उन्मूलन है, और आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। ठीक है, उपाधियों का अंत है, और 14 से 18 क्या है, समानता का अधिकार आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लियोनेल मेसी किस खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं।
लियोनल मेसी, ये अर्जेंटीना में जन्म इनका हुआ है और ये एक फुटबॉल खिलाड़ी है। ठीक है, तो फुटबॉल खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। रुक्मणी देवी को इंडिया टुडे की 100 पीपल हु शेप्ड इंडिया यानी कि 100 पीपल हु शेप्ड इंडिया की सूची में शामिल किया गया था। उन्हें वर्ष 1956 में पद्म भूषण और 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। उनका संबंध किस नृत्य से था? ओके, रुक्मणी देवी का संबंध पूछा गया है। रुक्मणी देवी अरुणडेल, ये पूरा नाम है इनका। तो इनका जो संबंध है वो है भरतनाट्यम से। मृणालिनी साराभाई का संबंध भी किससे था? भरतनाट्यम से ही था। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करा रखी हैं, तो ज़रूर जाके देखें जिसने नहीं देखा है उस वीडियो को। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे भरतनाट्यम। ओके, आगे पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? विटामिन सी खट्टे जो फल होते हैं उनसे मिलता है, खट्टे फलों से। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा नींबू। इसमें सबसे खट्टा कौन दिख रहा है आपको? नींबू। खीरा खट्टा नहीं होता, आलू नहीं होता, गाय का दूध नहीं होता खट्टा। तो नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर, ये सब जो है विटामिन सी के स्रोत हैं। ठीक है, चलिए आगे है। मैगस्थनीज किसके दरबार में एक यूनानी राजदूत था? मैगस्थनीज पूछा है किसके दरबार में जो था आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो था ये आया था मैगस्थनीज भारत। ठीक है, याद रखना है। और ये यूनानी राजदूत था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी एक बुक आपसे पूछी जाती है, इंडिका, कि ये भारत का वर्णन जो है मैगस्थनीज किस बुक में किया था? तो इंडिका में जो है, एक मिनट सॉरी, इंडिका में जो था इन्होंने इसमें वर्णन किया था। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सन 1855-56 के बीच हुआ था? इनमें से कौन सा विद्रोह जो 55 और 56 के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था संथाल विद्रोह। ठीक है, 1855-56 में जो विद्रोह हुआ था वो कौन सा था? संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह कहाँ पर हुआ था? झारखंड में हुआ था। झारखंड में जो संथाल जनजातीय थे, अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ जो था ये संथाल जनजाति का विद्रोह था। ठीक है, इसका जो नेतृत्व था वो किसने किया था? ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो सिद्धू और कान्हू ने जो था इसका नेतृत्व किया था 1855-56 में। ठीक है, संथाल की अगर हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो आदिवासी समूह है वो संथाल ही है, जो कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो है पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? काई और लाइकेन पूछा है कि किस प्रकार के वनों में जो है काई और लाइकेन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं टुंड्रा वन में। कहाँ पे पाए जाते हैं? टुंड्रा वन में जो है काई और लाइकेन सबसे ज़्यादा जो है पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है? डीएनए पूछा है कि ये किस में होता है? तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है। तो देखो, डीएनए पाया जाता है किसमें? केंद्रक में। ठीक है, तो केंद्रक जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही सामाजिक कुरीतियों को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए किसकी शुरुआत की गई थी? तो इनमें से कौन सा आंदोलन था जिसमें जो है कुरीतियों को हटाने के लिए जो था शुरू किया गया था? वो था अकाली आंदोलन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, बैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? बैसाखी आती है ना अप्रैल में, अप्रैल के महीने में आती है, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो डैश नदी के दक्षिण में स्थित है। दक्कन का पठार, तो ये नर्मदा नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। भारत में पहला उच्च न्यायालय सन डैश में स्थापित किया गया था। तो 1862 में पहला उच्च न्यायालय जो था स्थापित किया गया था 1862 में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बजरंग पुनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो बजरंग पुनिया का जो संबंध है वो किससे है? कुश्ती से है। तो कुश्ती जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे हुआ था 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन? बर्मिंघम में हुआ था।
टोटल जो थे 61 पदक जो थे भारत ने जीते थे, जिसमें से 22 स्वर्ण पदक जो थे जीते थे, और चौथे स्थान पर जो है रहा था भारत। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को डैश में शामिल कर लिया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार को जो है किस में जो था शामिल कर लिया गया था, ये पूछा गया है। तो जवाहर रोजगार योजना में जो था शामिल कर लिया गया था, किसको, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को 1989 में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है सुग्गी भारत के डैश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सुग्गी पूछा है कहाँ का लोक नृत्य है, तो सुग्गी जो है ये कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चंस, जिसमें हमने आई थिंक 100 क्वेश्चंस तो किए ही हैं, और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स पढ़े वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये सारे, जितने क्वेश्चंस आप आगे करते जाएंगे, ठीक है, पिछले क्वेश्चंस को उसमें आप यूज़ करते जाएंगे। ठीक है, आज जो हमने क्वेश्चन किए हैं 100, आगे जो 100 क्वेश्चंस होंगे उनमें से कुछ फैक्ट्स जो है आगे के 100 क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगे। फिर उन 100 में जब हम फैक्ट्स पढ़ेंगे तो वो अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि आई थिंक आपने टॉपिक वाइज जो है चीज़ें कवर कर ली होंगी। अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पे फोकस करिए, और हर सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, सिर्फ स्टैटिक जीके ही नहीं, रीजनिंग को टाइम दीजिए, मैथ को टाइम दीजिए, हिंदी इंग्लिश सभी को अच्छे से पढ़िए। टीचिंग के आगे जो एग्जाम होने हैं उसमें जो है आपका हर सब्जेक्ट है वो अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, तो उन सभी को जो है टाइम दीजिए। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उनको लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और स्टैटिक जीके से कम टाइम आपको रीजनिंग, मतलब स्टैटिक जीके पे कम टाइम लगाना है, और जो हमारी रीजनिंग है, मैथ्स है, उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहीं से आपके ज़्यादा मार्क्स जो है बनेंगे। ठीक है, रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से आप सारे के सारे क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, और आपको पता होगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, कोई अगर नहीं आता है उसमें तो वो आप उसको छोड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको फिर तुक्का लगाने की भी जरूरत नहीं है, तो गलत होने के चांस वहाँ पे नहीं होते हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके एक ऐसा है जहाँ पे हमको लगता है कि ये हो सकता है, और वहाँ पर कई बार हम तुक्के लगा के भी आ जाते हैं, और जहाँ पे फिर क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। हिंदी आपको स्ट्रॉन्ग करनी, क्योंकि हिंदी ईजी आती है, इतनी मुश्किल नहीं आती है। सेम इंग्लिश जो है ईजी आती है, इतनी मुश्किल नहीं आती है। तो इन सब्जेक्ट्स पे भी जो है फोकस कीजिए, और जितनी भी मैराथन इसकी मतलब हमने जो पढ़ी है मैराथन वीडियो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं, या टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं, DSSB की सारी वीडियो वो भी अवेलेबल है, तो वो आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।